वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ किताब फाइल। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो ये चैनल और वीडियो दोनों आपके लिए हैं। लेकिन अगर आपको नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के अख्ताम पे थोड़ा बहुत शौक आप में ज़रूर आ जाएगा। आज एक फिर से एक बुक रिव्यू है और बुक के नाम और ऑथर पे जाने से पहले थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन कराऊँ इसका कि क्या आपने कभी सोचा है कि जो सिम्पसन्स कार्टून है, टीवी शो है, उसमें इतनी सारी पेशन गोइयाँ कैसे कर ली और कैसे इतनी सही कर ली? या फिर कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि आप किसी से बहस कर रहे हो, उसे हक़ाइक़ बता रहे हो, उसको फैक्ट्स बता रहे हो, स्टैटिस्टिक्स बता रहे हो और वो बजाय आपकी बात सुनने के मज़ीद अपने जो उसकी राय है, बेशक वो नाक़िस ही हो, उसमें पुख्ता से पुख्ता होता चला जाता है? या फिर आपने कभी सोचा है कि लोग जो हैं वो लॉटरी टिकट्स क्यों इतनी लेते हैं, हालाँकि जीतने वाला तो 1 या 2 ही बंदे होते हैं। या फिर आपने कभी सोचा है कि या ऐसा किया है कि आपने कोई साबुन का इश्तिहार देखा हो, उसमें कोई डॉक्टर साहब आए हों और उन्होंने कहा कि जी ये साबुन तो बहुत अच्छा है, लैब में टेस्ट हुआ है और सारे जरासीम मार देता है, तो आपने फ़ौरन से जाके वही साबुन खरीदा। अगर ये सारी चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं, तो आज की किताब आपके लिए है। आज की किताब का टाइटल है यू आर नॉट सो स्मार्ट। आप इतने स्मार्ट नहीं हैं, आप इतने होशियार नहीं हैं। और ये लिखी है डेविड मैकरैनी ने। ये एक जर्नलिस्ट हैं और एक लेक्चरर भी हैं और इनको इस किस्म के आइडियाज़ यानी साइकोलॉजी, इंटेलिजेंस और हमारी थिंकिंग, हमारी समझ, हमारी सोच कैसे बनती है, कैसे वो आगे जाती है, इसको इनको टॉपिक्स को रिसर्च करने का शौक है और इन्होंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया और उस ब्लॉग का एग्जैक्ट टाइटल यही था जो बुक का है कि यू आर नॉट सो स्मार्ट। और वो ब्लॉग मशहूर हुआ और उसके बाद फिर वहाँ से जो है इन्होंने उसके अंदर जो आइडियाज़ थे वो कलेक्ट किए और एक बुक की फॉर्म में इसको पेश किया। जो बुक है इसमें 48 चैप्टर्स हैं, ये एक छोटी बुक नहीं है, एक बड़ी बुक है और हर चैप्टर में जो है ये कोई ना कोई जो है वो जिसको कहते हैं ना कि कोई ना कोई एक एस्पेक्ट है जिसको वो बताते हैं। तो लेकिन ये इन सारे के सारे एस्पेक्ट्स को ना वो 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रहे हैं। तो वो 3 कैटेगरीज़ जो हैं वो ये हैं, वो हैं लॉजिकल फैलेसीज़, जिसका मेरे ज़हन में जो बेहतरीन तर्जुमा आ रहा है वो है मंतकी मुगालते। यानी जब आप कह लें कि जो आपका सोचने और किसी चीज़ को परखने का तरीका है वो गलत हो। तो अगर कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको बताऊँ तो मसलन हम अक्सर कहते हैं ना कि यार ज़्यादातर लोगों ने किसी बीमारी का फ़लाना इलाज करवाया है तो वो ठीक ही होगा, या ज़्यादातर लोग कहते हैं कि फ़लाना फ्रूट खाओ तो वो इसके लिए आपको किसी ख़ास बीमारी से आपको बचाएगा तो वो ठीक ही होगा, कह रहे हैं लोग तो ठीक ही होगा। अब ये एक सोचने का अंदाज़ जो है या हमारी जो कहने का एक तरीका है उसमें एक गलती है। शख्सियत पर हमले बजाय इसके कि आप किसी बंदे की जो आइडिया है उसको आप चैलेंज करें, आप उस बंदे को जो है ना उस पे ज़ाती तनकीदें शुरू कर दें, एड होमिनम जिसको हम कहते हैं, तो वो भी बेसिकली इसी फैलेसी या इसी मंतकी मुगालते का हिस्सा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर। एक और कैटेगरी जो है, जो सेकंड कैटेगरी है वो है ह्यूरिस्टिक्स की। अगेन ये एक बड़ा मुश्किल सा वर्ड है ट्रांसलेट करना, तो मैं इसका तर्जुमा जो है मेरे जहन में बना वो ये कि सादा फहम असूल। आप एक डॉक्टर हैं वो बहुत मशहूर हैं, तो हम कहेंगे कि जी चूँकि ये डॉक्टर मशहूर हैं, ये काफ़ी फेमस है तो इसलिए यही सबसे अच्छे होंगे। या फिर अक्सर हम जब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या बाज़ार में शॉपिंग कर रहे हैं तो हम देखते कहते हैं कि कोई चीज़ महंगी है तो इसका मतलब है अच्छी ही होगी, ठीक है? तो यानी 2 चीज़ों को जब हम स्पेशली कंपेयर करते हैं, तो ये सारी ह्यूरिस्टिक्स में आती हैं। अगेन ये मेरा तर्जुमा है, आप जो है अगर आपको कोई बेहतर तर्जुमा मिले तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तीसरी जो कैटेगरी है वो है कॉग्निटिव बायसेस की, यानी आपके इदराकी तासुबात, ठीक है? यानी हम देखिए हर बंदा जो है ना वो हकीकत को किसी न किसी तरीके से देखता है, किसी तरीके से परखता है, तो उसमें जो है वो उसकी सोच और समझ में अक्सर वो कुछ गलत फैसले कर जाता है, ठीक है? तो मसलन मसलन अगर एक शख्स कोई कहता है कि जी मैं हमेशा दुरुस्त फैसले करता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे अंदाज़े अक्सर ठीक निकलते हैं, ठीक है? या फिर ये कि जबकि ऐसा होता नहीं है, या फिर ये कि
कोई काम हो जाए तो फिर आप अक्सर लोग आगे कहते हैं ना कि मैंने तो कहा था, मैं तो इसी तरह बोला था, मैं तो कह रहा था ये या मैं कहने वाला था ये। और कॉग्निटिव बायसेस यानी इदराकी तासुबात, ठीक है? तो ये वो 3 कैटेगरी है जिसमें वो अपनी सारी इसको डिवाइड करते हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल जो मुझे इसमें बड़ी अच्छी लगी हैं, मैं सारी आपके सामने नहीं लूँगा, सारी के लिए आप लोग जो है जाके बुक को पढ़ें, लेकिन कुछ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें वो है एग्जांपल है वो है टेक्सास शार्प शूटर फैलेसी। इसमें क्या है कि फर्ज करें कि एक बंदा है, एक काउबॉय है, वो बहुत सारी गोलियां चलाता है और कुछ गोलियां जो है ना वो दीवार पे लगती हैं, कुछ किधर चली जाती हैं, कुछ और इधर लग जाती हैं, इसका निशाना कोई खास अच्छा नहीं है। लेकिन करने के बाद वो देखता है कि दीवार पे ज़्यादातर निशाने उसके कहाँ लगे हैं। और उधर जाके वो एक बुल्स आई बना दे, उधर जाके ना वो निशान जैसा वो सर्कल नहीं होते निशाने के, वो जाके वो बना दे, ठीक है? और फिर बाद में जो कोई भी आएगा उसको देखेगा, वो कहेगा ओह वाओ, ये तो इसने देखो सारे निशाने, सारे तीर जो है निशाने पे लगाए हैं, ये सारी गोलियां निशाने पे लगाई हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि उसने पहले लगा के उसके बाद उसके ऊपर जो है ना उसने वो गोल का सर्कल बनाया। तो ये एक फैलेसी होती है कि हम लोग जो है लोग जो है ना वो जो जब आप सही कोई काम करते हैं तो लोग उसी को देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि भाई जो गलत चीज़ें हुई हैं वो कितनी ज़्यादा है या गलतियाँ कितनी ज़्यादा हैं। इसीलिए सिम्पसन्स का जो टीवी शो है उस पे लोग अक्सर कहते हैं कि वाह, उस शो में देखो उन्होंने ये बता दिया था, ये फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया था, ये पेशेंट गोई कर दी थी। जबकि वो ये नहीं देखते कि कितनी ही सारी जगहों पे उन्होंने नहीं भी की, उन्होंने गलत पेशेंट गोइयाँ भी की हुई हैं। हॉरोस्कोप्स जो हैं ये सितारों का हाल जो है ये बेसिकली इसी फंक्शन पे काम करता है कि वो आपको जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं और आप जो है कोई एक आधा उस जनरल स्टेटमेंट में ऐसी होती है कि वो आप पे सही हो रही है, जो आप कहते हैं कि अच्छा ये सही है, जबकि वो जो 10 और स्टेटमेंट्स होती हैं वो सारी गलत होती हैं। तो इस तरीके से ये ना काम करती है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बताई वो है बैकफायर इफेक्ट। अक्सर हम जब किसी से बहस करते हैं, खासकर हमारी पाकिस्तान में तो जो सियासी बहसें हैं वो बहुत ही गर्मा गर्म हो जाती हैं। और उसमें ऐसे ही होता है कि जब हम हकाइक किसी के सामने पेश करें या फिर किसी के सामने जो है वो नंबर्स बताएं, उनको बताएं कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे है, इसकी ये सबूत है, सबूत के साथ बात करें, तो लोग अक्सर बात नहीं सुनते। वो अपनी जो भी उनकी बात होती है या जो भी उनका कहने की एफिलिएशन होती है उसको ज़्यादा मजबूती से पकड़ लेते हैं। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, इसको बैकफायर इफेक्ट कहते हैं कि लोग जो हैं जब उनको कहने के एक हकाइक दिखाए जाए तो वो ज़्यादा मजबूती से अपने आइडियाज़ को पकड़ लें। और ये ना सिर्फ आपको हेल्थ आर्ग्यूमेंट्स में नज़र आता है, बल्कि आपको सॉरी पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स में, बल्कि हेल्थ आर्ग्यूमेंट्स में भी आपको ये चीज़ बहुत नज़र आती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग जो हैं वो होम्योपैथी को समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं है, और आप चाहे जितने मर्ज़ी फैक्ट्स दें, वो अपनी ओपिनियन चेंज नहीं करते। सो यस, आप चाहे जितने मर्ज़ी फैक्ट्स हों, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो होम्योपैथी पे यकीन रखते हैं कि दिस इज़ ट्रू। मुझे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों का इसके बारे में क्या ख़्याल है। एक और इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल ऑथर जो है पेश करते हैं वो है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी। कि जब कभी कोई अथॉरिटी से कोई बंदा आके हमें कोई कुछ कहता है तो हम उसकी बात रेडीली एक्सेप्ट करते हैं। वो जो मैंने शुरू में एक एग्ज़ाम्पल दिया कि डॉक्टर साहब आए हैं, साबुन के इश्तिहार में उन्होंने कहा जी हमने लैब में टेस्ट किया, और वो बेशक वो शायद डॉक्टर साहब हों भी ना, वो जो है ना क्या कहते हैं उसको, एक कोई एक्टर हो, या फिर अगर कोई डॉक्टर साहब भी हैं तो डॉक्टर साहब, बस डॉक्टर साहब ने कह दिया उसका मतलब ये तो नहीं कि वाक़ई वो साबुन बहुत अच्छा है, क्या पता डॉक्टर साहब को कंपनी ने पैसे दिए हों। तो तो ये कि ये इस किस्म की चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और अगर आपका ख़्याल है कि ये सिर्फ़ एडवर्टाइज़मेंट्स तक महदूद है, तो ऐसा नहीं है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल जो बुक में वो टेक अप करते हैं, वो है वॉल्टर फ्रीमैन की। वॉल्टर फ्रीमैन जो है इनको नोबेल प्राइज़ मिला है मेडिसिन में 1949 में। और बेसिकली इनको मिला था लोबोटमी के लिए। लोबोटमी जिन लोगों को नहीं पता, तो उनके लिए ये है कि जब कोई कहने के किसी को कोई ज़हनी मरीज़ बन जाता था, उसको दिमागी दौरे पड़ते थे, तो उसको जो है ना वो करते थे कि एक कील लेते थे और आपके इधर दिमाग में जो है ना उसको ठोक देते थे। उससे होता ये था कि आप जो है ना, जो आप पहले चीख चिल्ला रहे होते थे, आप बिल्कुल जो है ना शांत होके बैठ जाएँगे, और लगेगा यही बज़ाहिर कि हमने इलाज कर दिया बंदे का, लेकिन असल में इलाज नहीं किया होता, आपने उसका पूरा दिमाग ही जो है वो हिला के रख दिया होता है।
तो लेकिन ये कि उस दौर में ये समझा जा 1920-30 में समझा जा था कि ये तसव्वुर किया जाता है कि एक बहुत ज़बरदस्त इलाज है जो वॉल्टर फ्रीमैन साहब ने निकाला है। और इन्होंने खुद जो है 2500 यानी 2500 लोगों पे लेबॉर्टरी के ऑपरेशन किए बगैर एनेस्थीसिया के। और साइंस जो है उसमें यानी जब जब लोगों को पता चला कि नहीं लेबॉर्टमी से जो है ना वो कोई करेक्ट प्रोसीजर नहीं है, ठीक है, ये गलत प्रोसीजर है बल्कि इससे मसला और ख़राब हो रहा है। उस वक्त तक 20,000 लोग जो हैं अमेरिका में लोबोटमाइज हो चुके थे। और ये सारा कुछ होने के बावजूद यानी साइंस ने जब अपने आप को करेक्ट भी कर दिया, इसके बावजूद इनको 1949 में नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन का। सो अगेन जस्ट बिकॉज कोई बंदा अथॉरिटी से कोई बात करे इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हो। एक और कैटेगरी जिसमें ऑथर जिसकी बात करते हैं वो है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स की। अ, इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूँगा कि मैं अगर आपसे एक सवाल करूँ कि दुनिया में हर साल किस चीज़ से ज़्यादा लोग जो है ना वो मरते हैं? शार्क्स के अटैक से या वेंडिंग मशीन से? ये जो कोका कोला की वेंडिंग मशीन होती है, तो इससे ज़्यादा लोग मरते हैं या शार्क्स के अटैक से? अगर आप में से ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि जी शार्क के अटैक से, तो मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगा, मैं खुद भी यही समझ रहा था। लेकिन ज़रा सोचें, एक मशीन है, बड़ी-सी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसको आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, किसी जगह लगा रहे हैं, उसमें चीज़ें रख रहे हैं, बिजली उसमें है, कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो क्या इतने सारे सालों में या हर साल इसको ट्रांसपोर्ट करते हुए भी किसी को कोई हादसा पेश नहीं आया या किसी के ऊपर अगर गिर जाए, किसी बच्चे के ऊपर गिर जाए, तो क्या होगा? क्या कभी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ? तो ऑथर जो है वो कहते हैं कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स को जाके देखें तो आप देखेंगे कि एक्चुअली ज़्यादातर लोग वेंडिंग मशीन के एक्सीडेंट से मर जाते हैं बजाय कि शार्क अटैक से। मैंने खुद भी वैसे इस पे थोड़ा-सा जाके रिसर्च की थी और जो नंबर्स हैं वो थोड़े से मिसलीडिंग हैं, लेकिन वाक़ई ऐसा है कि दोनों से तकरीबन-तकरीबन बराबर-बराबर तादाद में जो है ना वो लोग मर रहे हैं। तो लेकिन बैक टू द आइडिया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ फैसले हम ऐसे जल्दबाज़ी में कर लेते हैं, ठीक है? चीज़ों को जब हम स्पेशली 2 चीज़ों का मुवाज़ना कर रहे हों। सो फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जी जहाज़ का सफ़र ख़तरनाक है, गाड़ी का बेहतर है। हालाँकि असल में स्टैटिस्टिक्स आप देखें, तो वो ये कहेंगे कि ज़्यादातर लोग गाड़ियों के सफ़र से में जो है ना वो जाँ बाहक होते हैं बजाय हवाई जहाज़ के सफ़र के। और इसी तरह से बहुत सारे लोग जो है लॉटरी के टिकट खरीदते हैं, जबकि उनको अच्छी तरह से पता है कि जीतने वाला 1-2 ही बंदा है, उनके खुद के चांसेस जो हैं जीतने के बहुत कम है, लेकिन फिर भी लोग इसको खरीदते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो यूट्यूब पे जाते हैं और ये समझ के कि भई हम यूट्यूब पे चैनल बनाएँगे और अमीर हो जाएँगे, जबकि अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो बहुत ही कम लोग जो हैं वो यूट्यूब के चैनल जो हैं वो अमीर होते हैं और वो उनसे जो है ना कोई पैसा आता है। तो मैं भी उन लोगों में से हूँ जिन्होंने ये तसव्वुर कर लिया है कि उनका यूट्यूब चैनल जो है बहुत ज़्यादा चलेगा। एक और आइडिया जो बुक में है, जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो है एंकरिंग इफेक्ट। और इसको समझाने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ स्क्रीन पे। और फ़र्ज़ करें कि ये एक इश्तिहार लगा हो, ये एक सेल लगी हो परफ्यूम्स के लिए। अब कुछ परफ्यूमें जो हैं वो 100 की थी, वो 100 की ही हैं और एक परफ्यूम जो है वो 500 की थी, अब डिस्काउंट पे 250 की है। आप इनमें से कौन-सी लेंगे? 100 वाली या टू जो 500 की थी और अब 250 की है? आप भी यकीनन सोच रहे होंगे कि भई हम वही लेंगे जो कि 500 वाली है, क्यों? क्योंकि अभी वो डिस्काउंट पे 50% डिस्काउंट पे 250 की लगी है और इसमें यकीनन कोई अच्छी बात होगी, इसीलिए तो 500 की लगी हुई थी। तो ये बेसिकली एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जो 100 वाली है और जो 500 वाली है उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है? एक 19-20 का ही फ़र्क है। लेकिन क्या है कि उस 100 वाली को उस जो 100 वाली से दूसरी वाली है उसको बेचने के लिए, ठीक है, मेबी उसकी प्राइस सिर्फ़ 200 हो, लेकिन उसको बेचने के लिए क्या किया कि उसको प्राइस बढ़ा के एक सस्ती चीज़ के साथ लगा दिया। और होता क्या है कि जब आप दोनों का मुवाज़ना करते हैं तो आप उस महँगी चीज़ की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको फिर भी यही लग रहा होता है कि वो सस्ते में मिल रही है। तो हालाँकि उन दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। और ये जो है असल में आप टेस्ट भी कर सकते हैं। जो रेस्टोरेंट के मेन्यूज़ होते हैं ना, ठीक है? अच्छे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो अपने मेन्यूज़ को बहुत सोच समझ के, बहुत देखभाल के बनाते हैं। तो वो बेसिकली ऐसा ही करते हैं
कि वो अक्सर जो है 2 चीज़ें जो बिल्कुल आपस में बराबर-बराबर की होती हैं, उनको आप साथ में लगा देते हैं इस आपको ये इमेज देने के लिए कि भई ये लोगे तो ये सस्ता है और दूसरी लोगे तो वो महँगी है, लेकिन हमने सस्ती करके लगाई है तो वो ले लो ज़्यादा बेहतर है। तो एंकरिंग इफ़ेक्ट यानी आप एक चीज़ के बलबूते पे दूसरी चीज़ को बेचने की कोशिश करते हैं। तो ये वो कुछ इफ़ेक्ट्स थे, कुछ चीज़ें थी, कुछ मुग़ालते थे, कुछ कह लें कि फ़ैलासीज़ थी जो बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी। लेकिन इस बुक में जो है एट द सेम टाइम एक सेल्फ हेल्प की भी कभी एक एलिमेंट है, सेल्फ डेवलपमेंट का भी एक एलिमेंट है। तो उसमें 3-4 पॉइंट्स मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और एक जो था वो प्रोक्रास्टिनेशन का है। प्रोक्रेस्टिनेशन हम सारे ही इससे जो है ना वो सफ़र कर रहे होते हैं, चाहे हम प्रोफेशनल्स हों, नौकरियाँ कर रहे हों, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हों, स्टूडेंट हों। और अक्सर हमारे साथ ये होता है, हम एक चीज़ को एंड पे लेके चले जाते हैं, यानी इम्तिहान आने हैं, हमें पता है इम्तिहान आने हैं, बजाय इसके कि रोज़ाना थोड़ी-थोड़ी तैयारी करें, हम बिल्कुल एंड एंड वक़्त तक, आखिरी दिनों तक जो है ना उसका इंतज़ार करते हैं। नेटफ्लिक्स पे हमारी जो वॉच लिस्ट होती है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती हम कहते हैं हाँ, ये शो भी देखूँगा, ये भी देखूँगा, ये भी वॉच, लेकिन वो होता ऐसे ही कि साल-साल गुज़र जाता है, हम उसको कभी देखते नहीं हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर अगर मैं आपको ना एक चॉइस दूँ कि यार आपने फ्रूट खाना है या बिरयानी? तो आप यकीनन फ्रूट को चूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन जब एक्चुअल में आपके सामने 2 चीज़ें रखी जाएँगी तो आप ज़्यादातर लोग जो है ना वो यही करेंगे, कहेंगे यार बिरयानी अभी खा लेता हूँ, कल से जो है ना मैं परहेज़ शुरू कर दूँगा। और वो इसलिए ये सब कुछ होता है क्योंकि हमारा दिमाग जो है या हमारी साइकोलॉजी जो है वो इस तरीके से बनी हुई है कि हम छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ों के जो बेनिफिट्स हैं, वो लेने की कोशिश करते हैं, वो लेते हैं, उससे हमें ज़्यादा मज़ा आता है। और इसीलिए जो जो चीज़ हमें कह लें कि लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा देगी, उसको हम एंड पे जो है धकेल देते हैं। तो वो उस चीज़ को जो है हम एंड पे धकेल देते हैं। और तो इसीलिए जो जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो एक सजेशन ये दे रहे हैं कि आपने कोई भी काम करना हो, कोई भी टास्क करना हो, तो उसको आप छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पोर्शन्स में डिवाइड कर दें। तो उससे जो है ना वो टास्क करना आसान हो जाएगा। ये जितने लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं और उनके पास ये जो स्क्रम का कॉन्सेप्ट है या स्कोप का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली वो इसी चीज़ से निकला कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट को आप छोटे-छोटे पोर्शन में डिवाइड कर दें। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट। वो कहते हैं कि जी अक्सर आप स्पीच कर रहे होते हैं तो आप नर्वस हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उस वक़्त आप स्पीच करते हुए सोच रहे हैं कि यार लोग मेरे कपड़ों को देख रहे होंगे, लोग मेरे नाखूनों को देख रहे होंगे, लोग मेरी फलानी चीज़ को देख रहे होंगे। जबकि हकीकत ये है कि लोग किसी चीज़ को नहीं देख रहे, वो आपकी बात को भी नहीं सुन रहे होते, आपने तो उनकी तवज्जो लेनी होती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप अपने ज़हन में रखें कि ऑडियंस जो है, वो आपकी चीज़ों के बारे में नहीं सोच रही होती, वो जो है आपकी बात पे तवज्जो भी नहीं दे रही, आपने तवज्जो लेनी होती है उनसे। अम, लास्टली एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है इसमें, वो है नॉर्मल-सी बायस। और ये बेसिकली इसको राइटर कहते हैं कि ये नेगेटिव पैनिक है, यानी पैनिक या परेशानी का उल्टा है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम लोगों को देखते हैं कि वो उन पे एक बहुत बड़ी से बड़ी आफ़त आ चुकी थी, लेकिन वो बिल्कुल ही कोई रिएक्शन नहीं दे रहे होते उस पे। और ये बेसिकली वो जो है वो एक नेगेटिव पैनिक की सोच में चले जाते हैं। और और ये एक कह लें कि अपने आप को एक एक झूठे किस्म का दिलासा दे रहे होते हैं। और ये जो चीज़ है हमें एक्चुअली राइटर ये कहते हैं कि हमें ये कलेक्टिव लेवल पे जो है ज़्यादा नज़र आती है पूरी बनी नौ इंसानियत में। और हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया में जो मसाइल हैं वो बहुत सीरियस हैं, बहुत संगीन हैं। ऐसे-ऐसे मसले हैं जो कि पूरी इंसानियत को ख़त्म कर सकते हैं। मसलन न्यूक्लियर वॉर हो गया, मसलन क्लाइमेट चेंज हो गया। लेकिन बहुत ही कम लोग जो हैं वो इसके बारे में कुछ कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मली गुज़ार रहे हैं, वो बिल्कुल इन पे सोचते भी नहीं हैं इन चीज़ों पे। तो और ये जो है नॉर्मल सी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल जो कि राइटर ने नहीं टेक अप की, लेकिन मैं ज़रूर टेक अप करना चाहूँगा, वो है गज़ा में जो नस्लकुशी हो रही है पिछले 3 सालों से हमारी सामने, हमारी आँखों के सामने। और ये दुनिया की बदतरीन किस्म की नस्लकुशियों में से एक है और हमारे सामने लाइव हो रही है, हर रोज़, हर घंटे बल्कि हमें रिपोर्टिंग हो रही है। लेकिन हम में से बहुत से कम लोग हैं जो इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। सोचना तो बहुत कम कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा कम जो है कुछ लोग एक्टिवली, प्रैक्टिकली कुछ कर रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल सी बायस है जिसमें कि हमें होना नहीं चाहिए, हमें इससे निकलना चाहिए, ठीक है? और हमें जो है वो जहाँ पे भी हम किसी चीज़ के लिए कुछ कर सकें, हमें ज़रूर करना चाहिए। अम,
आखिरी कुछ थॉट्स हैं मेरे इस बुक के बारे में। बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है, लेकिन एक रिपीटेटिव है। यानी हर चैप्टर स्टार्ट होता है, कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट होता है, फिर एक्सप्लेनेशन आती है, फिर कुछ रिसर्च को वो कोट करते हैं, फिर मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं और फिर कुछ टिप्स देते हैं कि आप कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं, और फिर वो ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर, फिर नेक्स्ट, और आप वो 48 चैप्टर जो हैं वो अच्छे खासे हैं और बार-बार यही रिपीटेटिव पैटर्न है, तो आप थक जाएँगे। तो अगेन मैं वही मिसाल दूँगा कि इस किताब को आप लंबे अरसे में पढ़ें, इसको जो है आप छोटे-छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लें ताकि आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। एक और चीज़ जो इसमें कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, वो ये कि कहते हैं कि जी इन्होंने बस अपनी पॉइंट को साबित करने के लिए 2-4 रिसर्चेज़ का बता दिया, ज़्यादा का नहीं वो रेफ़रेंस दिया। और कुछ हद तक मैं एग्री भी करता हूँ कि कुछ जब चैप्टर में कुछ चीज़ों के लिए सिर्फ़ एक रिसर्च के पे इन्होंने बात की है, तबसरा किया, लेकिन मेरे ख़्याल में शायद बुक में जो है इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि आप 10 हर चीज़ के लिए 10-20 रिसर्च जो है वो कोट करें। एक और फाइनल थॉट मेरी इस पे ये है कि थोड़ा-सा ना एक नेगेटिव इमेज दिया है इंसानियत का, कि लोग हैं ही ऐसे, ठीक है? कुछ चीज़ें आप बदल सकते हैं, लेकिन कुछ आप नहीं बदल सकते, सो ऐसे ही है भई। तो यानी एक नेगेटिव और एक पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट है, जो कि मेरा नहीं ख़्याल कि होना चाहिए। बहैसियत मुसलमान तो बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान मजीद में बता रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी जो उन लोगों से कह दें कि जिन्होंने ज़ुल्म किया अपने ऊपर गुनाह करके, तो उनसे कहें कि जी ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, यानी अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउम्मीद मत हो, ठीक है? और अल्लाह ताला जो है बेशक गफ़ूर है, रहीम है, सारे गुनाह माफ़ करने वाला है। तो यानी पॉज़िटिव एटीट्यूड होना चाहिए इंसानियत की तरफ, एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए इंसानियत की तरफ। येस, हमारे अंदर कुछ कुछ हमारी नेचर में या कुछ तिब्बन हमारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें इतना अफ़ेक्ट करे कि हम हर चीज़ को नेगेटिवली देखें। तो ये थी बुक यू आर नॉट सो स्मार्ट। आप इसको पढ़ें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।